हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स बताए जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स की सीरीज में आज हमारी 7वीं क्लास है और 7वीं क्लास में हम वैद्युत चालन चैप्टर से जो थ्योरिकली बेस्ड क्वेश्चन हैं उन न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। इसके पहली क्लास में मैंने आप लोगों को प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित जितने भी सारे न्यूमेरिकल थे उन सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करा दिया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज इस चैप्टर की हमारी सेकेंड क्लास है, तो जितने आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं इस क्लास में आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप क्लास को बिल्कुल भी लीव मत कीजिए और पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। और कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि सर क्वेश्चन जो है अनसॉल्व से सॉल्व कराइए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जितने भी न्यूमेरिकल बताए जा रहे हैं इन क्लासों में, ये सारे न्यूमेरिकल आपके अनसॉल्व से ही सिलेक्ट किए गए हैं। आप देख रहे हो कि मैं जितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अनसॉल्व पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपके अनसॉल्व के ही हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है, आप पूरे न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए। न्यूमेरिकल में पढ़ रहा हूँ। पहले न्यूमेरिकल में बताया जा रहा है कि 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। अनुगमन वेग को एक नाम से और भी जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं अपवाह वेग। ठीक है, और इसको हम वीडी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या का एक तार है। ठीक है, यानी तार की जो रेडियस दी गई है, न्यूमेरिकल नंबर 1 है, वो आपको दी गई है 0.5 मिलीमीटर। इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो ये आपका हो जाएगा 0.5। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻³ मीटर। ठीक, उसके बाद इन्होंने बोला है कि इसमें 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा है, तो यहाँ पर लिखेंगे I = 0.5 एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद उनका यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो, यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n = वो आपको दी गई 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। तो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए, यानी आपको यहाँ से Vd की गणना करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको Vd की गणना करनी है। तो आपने एक रिलेशन यहाँ पर पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में कि I = NEA Vd। ठीक है, Vd जहाँ होता है अनुगमन वेग, N जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A होता है क्षेत्रफल और I होती है वैद्युत धारा। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ से अगर Vd की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Vd = हमें मिल जाएगा I/NEA। Vd को रोक लेंगे, NEA गुणे में ही इधर I के बटे में आ जाएगा। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए ये आपका हो जाएगा Vd = क्योंकि हमें Vd की गणना करनी है, I की वैल्यू हमें दी गई है 0.5 अपान में N, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 4 × 10⁻28। ठीक है, और E एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम का, और गुणे में A होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए तार होता है बेलनाकार। ठीक है, तो आप लोगों ने क्लास 10th में मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा है, तो वहाँ पर आपने जो बेलनाकार तार का आयतन पढ़ा है πr²h। तो πr² क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। h क्या होती है? ऊंचाई। क्षेत्रफल और ऊंचाई का गुणनफल ही तो आयतन होता है। तो यहाँ पर जो तार का क्षेत्रफल हो जाएगा वो πr² हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 और गुणे में r²। तो r की वैल्यू कितनी आपको दी गई है? 0.5 × 10⁻³ तो यहाँ पर लिखेंगे 0.5 × 10⁻³ r² होता है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। इस सूत्र को यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता था I/NEA के स्थान पर आप लिख सकते हो πr²। तो पाई की वैल्यू हमने रख दी 3.14, r की वैल्यू रख दी 0.5 × 10⁻³। यहाँ पर r² था तो उसका स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक, अब इसको आके सॉल्व कर लेते हैं। बस सारा खेल आपका कैलकुलेशन का है, बाकी कोई खेल नहीं है यहाँ पर। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न आपका पूछा गया बोर्ड एग्जाम 2010 में। ठीक, तो अंसाल में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा Vd = देखिए अब इसको आप लिख सकते हो
0.5 बटे में आ जाइए। देखिए जहाँ जहाँ पर संख्याएं हैं उनको पहले आप पास पास कर लीजिए, ये कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1.6 है, तो लिखेंगे 4 गुणे 1.6 गुणे 3.14 गुणे, देखिए 0.5 का हम स्क्वायर करेंगे तो इसको ले सकते हैं 0.5 गुणे में 0.5, और 10 की पावर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -6। यहाँ पर देखें तो घात आपकी 10 की पावर -19 है, 10 की पावर 28, तो यहाँ पर आधार सेम है, 28 से 19 घट जाएगा तो आपका बच जाएगा 9, तो यहाँ पर लिख लीजिए 10 की पावर 9। ये 1.5 से 1.5 आपका ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका बचेगा 1, अपान में आपका बचेगा 4 गुणे 1.6 गुणे 3.14 गुणे 0.5 और गुणे 10 की पावर, आधार सेम है -6, 9 से जाएगा तो +3 बचेगा। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, तो ये आपका हो जाएगा VD इक्वल टू, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 0 बढ़ जाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इस पॉइंट के बाद भी एक संख्या तो यहाँ पर 1 0 आपका बढ़ जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 0 बटे में 4 गुणे 16 गुणे 314 गुणे 5 और 10 की पावर 3 को ले सकते हो 1000। 10 की पावर 3 का मतलब 10 का 3 बार गुणा यानी 1000। 3 0 से ये 3 0 ऊपर के कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 5 1 कम 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा 2 8 16, ये 4 को काट लीजिए 2 दूनी 4, तो ये आपका हो जाएगा VD इक्वल टू, ऊपर 1 बचेगा अपान में 8 चौक 32 और गुणे में 314। ठीक है, जब आप 32 और 314 का गुणा करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 10,048। एक को 10,048 से आप भाग कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी VD इक्वल टू 0.995 गुणे 10 की पावर -4। VD यहाँ पर अनुगमन वेग है, वेग का मात्रक सदैव मीटर प्रति सेकंड होता है, तो यहाँ पर मात्रक लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपके इस पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। तो दूसरा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है, आप उसको ध्यान से देखिए। दूसरे न्यूमेरिकल में बोला जा रहा है कि एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। ये प्रश्न 2013 में पूछा जा चुका है। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद जो जो आपको दिया जाए सबसे पहले आप उसको नोट कीजिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस सूत्र को अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से लिखते हैं। n इक्वल टू आपको दिया गया है 2 गुणे 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, और उसके बाद बताया गया है कि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अनुगमन वेग उसको भी बोलते हैं, वो आपका 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। यानी VD इक्वल टू आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 1.0 का मतलब 1 ही होता है। और उसके बाद उन्होंने बताया तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर धारा घनत्व को हम J से प्रदर्शित करते हैं और यह आपकी एक सदिश राशि है। आपको इस धारा घनत्व की गणना करनी है। धारा घनत्व की परिभाषा से आप सभी लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? धारा घनत्व की परिभाषा से हमने पढ़ा है J बराबर आपका होता है I अपान में A। सभी लोगों ने पढ़ा है। यहाँ से इसकी परिभाषा की बात करें तो हम बोलेंगे कि किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति, यहाँ पर A को हम मानते हैं 1, तो पढ़ते हैं फिजिक्स की भाषा में 1 को एकांक। तो किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। किसी चालक के किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में हमें VD दिया गया है। ठीक है, यानी हमको धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध फाइंड करना है। उस संबंध से आपका ये न्यूमेरिकल लगेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे J इक्वल टू आपका होता है I अपान A, और आपने पढ़ा है कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध। अब इसके पहले न्यूमेरिकल में I बराबर आपका होता है NEAVD, पढ़ा है ना।
अपान में आपका हो जाएगा ए। ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो जे इक्वल टू आपका यहाँ से निकल के आता है NeVd। ठीक है, यही आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध होता है। इसी संबंध से इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। तो जब आपको संबंध पूछा जाएगा तो ऐसे ही फाइंड करना है। तो आपको जे की गणना करनी है। जे इक्वल टू एन की वैल्यू आपको दी गई है 2 × 10 की पावर 28 और ई जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है जिसकी वैल्यू 1.6 × 10 की घात -19 होती है। और Vd आपका अनुगमन वेग है वो आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर CGS पद्धति का मात्रक होता है। सबसे पहले इसको हम MKS पद्धति में बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर को ले सकते हैं 10 की पावर -2 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 की पावर -2, बस हो गया। ये आपका हो जाएगा जे इक्वल टू, देखिए संख्या पास कर लेंगे तो 2 × 1.6 हो जाएगा × 10 की पावर 28 से आपका 19 जाएगा, 10 की पावर 9 बचेगा × 10 की पावर -2 हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जे इक्वल टू 16 दूना कितना होता है आपका 32, 3.2 × 10 की पावर कितना हो जाएगा प्लस का 7 क्योंकि 9 से आपका 2 जाएगा। ये धारा घनत्व है। यहाँ पर धारा घनत्व का मात्रक फाइंड करेंगे तो I अपान ए, आई का मात्रक होता है एम्पियर, ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर क्योंकि ए क्षेत्रफल होता है। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। यहाँ पर लिख देंगे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक लिखना बहुत अनिवार्य है। तो इस प्रकार आप लोगों को ये प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा। आप सभी लोगों को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। बोला गया है कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व। नंबर 2 इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 आपको धारा घनत्व की वैल्यू फाइंड करनी है और नंबर 2 आपको इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग फाइंड करना है। तो आप इन्हीं सूत्रों का यूज कीजिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपके द्वारा लगाया गया न्यूमेरिकल का आंसर सही है अन्यथा गलत है। ठीक है, इसका आकलन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न में ये बोला गया है कि एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। कितना है? एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। 2 स्थितियां दी गई हैं। बोला गया है कि एक तार का जो प्रतिरोध है वो 16 ओम है। उसके बाद उस तार को पिघला दिया जाता है, यानी पहले लंबाई कुछ रही होगी, बाद में उस तार को जो पिघला दिया जाता है तो पहले लंबाई जो थी उसकी आधी लंबाई कर दी जाती है। तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, लंबाई आपकी चौथाई कर दी जाती है, 2/3 कर दी जाती है, तो नए तार का प्रतिरोध फाइंड कीजिए। तो आप यहाँ पर तरीका जान लीजिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक तार का जो प्रतिरोध है, यानी पहली स्थिति में जो तार का प्रतिरोध है, यानी मान लेता हूँ R1, वो आपका 16 ओम है। ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि पहले आपके जो तार की लंबाई थी L1 इक्वल टू प्रथम स्थिति में वो आपकी L मीटर थी। अब क्या किया जाता है, इस तार को पिघला दिया जाता है और पिघलाने के पश्चात इस तार को कितनी लंबाई का खींचा जाता है? जितनी पहले तार की लंबाई थी उसकी आधी लंबाई का खींचा जाता है। ठीक है, तो जो L2 की वैल्यू हो जाएगी वो इस पहले तार की लंबाई का आधा हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा L1/2। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा L/2 मीटर। तब इस स्थिति में आपको R2 की गणना करनी है, यानी इस स्थिति में प्रतिरोध की आपको गणना करनी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब आप तार को पिघला रहे हैं तो क्या इसके आयतन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? यानी आयतन यहाँ पर क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे भाई? प्रश्नानुसार V1 इक्वल टू V2। आयतन तो नियत रहेगा। ठीक है, तो पहले तार का आयतन कितना हो जाएगा आपका? A1 L1 क्षेत्रफल और लंबाई का गुणनफल आयतन ही होता है। इसी प्रकार V2 के लिए हो जाएगी A2 और L2। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा A1 बटे में A2 इक्वल टू L2 बटे में L1। L2 की अगर बात करें तो L2 की वैल्यू है L/2, तो ये हो जाएगा L/2 और L1 की वैल्यू आपकी है L, तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ पर बात करें तो हो जाएगा A1 बटे में A2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2, कैंची गुणा करेंगे तो A2 इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2A1। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अभी इसका यूज करेंगे। आपने यहाँ पर इस चैप्टर में विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ी होगी, ठीक है। वहाँ पर आपने सीखा होगा तथा आपने सीखा है कि जो R होता है, R इक्वल टू आपका होता है रो L अपान में A, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो R अनुक्रमानुपाती होता है L अपान में A। जब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर रो आता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो तार का नहीं बदलेगा दोनों स्थितियों में। तो अगर प्रथम स्थिति के लिए देखें तो प्रथम स्थिति के लिए यहाँ से हम अगर R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा L1 बटे में A1, तथा द्वितीय स्थिति के लिए R2 इक्वल टू आपका हो जाएगा L2 बटे में A2। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, यानी दूसरे को पहले से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा R2 बटे R1 इक्वल टू R2 की वैल्यू है आपकी L2 बटे में A2 अपान में आ जाओ R1 की वैल्यू है आपकी L1 बटे में A1। इतनी बात तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। यहाँ से देखें तो हमें R2 की वैल्यू फाइंड करना है। R1 की वैल्यू हमें दी गई है 16 ओम, लिख देंगे यहाँ पर। A1 आपका L2 के पास चला जाएगा तो L2 इंटू में आपका हो जाएगा A1 बटे में A2 L1 के पास आ जाएगा तो हो जाएगा A2 L1। अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे R2 अपान में 16 इक्वल टू L2 की वैल्यू आपकी है L/2, तो ये आपका हो जाएगा L अपान में 2। A1 की वैल्यू आप देख सकते हो, A1 के स्थान पर आप A1 ही रहने दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद अपान में A2, इस समीकरण से देखें तो A2 की वैल्यू है 2A1 के बराबर, तो लिख सकते हैं 2 इंटू में A1, और L1 की वैल्यू आपकी है L के बराबर, तो यहाँ पर रख देंगे हम L। ये आपका A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, ये L से L कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा R2 अपान में 16 इक्वल टू ऊपर बचेगा 1 और बटे बचेगा 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हो R2 इक्वल टू 16 आपका ऊपर चला जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा, 4 चौक होता है 16, यानी उस स्थिति में जो तार का प्रतिरोध होगा वो आपका 4 ओम होगा। यहाँ से एक बात आपकी सिद्ध हो गई कि अगर तार की लंबाई को हम घटाते हैं, ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात अगर लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, अगर लंबाई को हम घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो आपका 16 ओम था और लंबाई पहले से मैंने आधी कर दी। अब लंबाई आधी करने पर प्रतिरोध भी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है और लंबाई घटाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। आई होप आप सभी लोगों को ये न्यूमेरिकल भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल था हमारा चौथा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो आप ले सकते हो। अब इसी क्रम में हमारा अगला न्यूमेरिकल इस क्लास का ये 5वां न्यूमेरिकल है। आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है कि 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किए गए हैं, उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। ठीक है, दो बल्ब हैं आपको यहाँ पर श्रेणी क्रम में संबंधित किए गए हैं और इनको 220 वोल्ट मेंस से संबंधित कर दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि उन बल्बों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा। सबसे पहले तो हम दोनों बल्बों के प्रतिरोधों की गणना करेंगे। आपको क्या क्या दिया गया है इसको पहले हम नोट कर लेंगे। देखिए दो बल्ब हैं, ये 5वां न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो पहले बल्ब की क्षमता आपको दी गई है 60 वाट, तो यहाँ पर लिख लेंगे 60 वाट यानी P1 इक्वल टू 60 वाट। और आपको V1 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 220 वोल्ट, तो यहाँ पर लिख लेंगे 220 वोल्ट। और आपको P2 दिया गया है, ठीक है। दूसरे बल्ब की सामर्थ्य दी गई है आपकी 100 वाट, कितनी दी गई है 100 वाट और 220 वोल्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 वाट और V2 का मान दिया गया है 220 वोल्ट। इतनी बात तो आप सभी को समझ में आ गई कि ये आपको दिया गया है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि इन दोनों बल्बों को श्रेणी क्रम में एक 220 वोल्ट मेंस से संबंधित कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इनका प्रतिरोध फाइंड करेंगे। पहले बल्ब का जो प्रतिरोध हो जाएगा यानी R1, सूत्र आपका होता है R इक्वल टू V स्क्वायर अपान में P। आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम R2 की गणना करेंगे यानी दूसरे बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो आपका हो जाएगा
यहाँ पर V2 है तो V2 स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर V1 है तो V1 स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर P2 है तो बट्टे में P2 कर दीजिए, और यहाँ पर P1 है तो बट्टे में P1 कर दीजिए। चलिए दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो R1 की वैल्यू में मिल जाएगी V1 की वैल्यू कितनी 220 वोल्ट, तो V1 स्क्वायर है तो 220 गुणे 220 बट्टे में P1 की वैल्यू कितनी है 60। R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, V2 की वैल्यू है 220 स्क्वायर है तो 220 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। P2 की वैल्यू आपकी है 100। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 और ये आपका हो जाएगा 11, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। तो R1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 11 दूना 22, एक 0 बढ़ा लीजिए, 11 दूना 22 और 22 दो हासिल कितना हो जाएगा 24 बटे में 3। इसको डिवाइड करोगे तीनों अठी 24, ठीक है, 0 बढ़ा लेंगे, 3 छंग 18, 806.66 आएगा। तो आप पूरा 806 ओम मानकर चलिए, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे R2 की गणना करेंगे, तो ये 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे, 22 का मल्टीप्लाई होता है 484। तो दूसरे बल्ब का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो 484 ओम हो जाएगा। अब इन दोनों बल्बों को श्रेणी क्रम में संबंधित कर दिया जाता है, तो यहाँ पर मैं संबंधित कर देता हूँ। श्रेणी क्रम होता है, ये पहला प्रतिरोध है R1, ये आपका R2, ठीक है। इनको एक विद्युत मेंस से जोड़ा गया है जिसकी जो वोल्टता है वो आपकी कितनी है 220 वोल्ट। अब इससे जो है ये धारा प्रवाहित होगी इन दोनों बल्बों में, तो दोनों बल्बों में धारा सेम बहेगी क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर भी धारा उतनी ही रहेगी जितनी धारा यहाँ पर होगी, ठीक है। तो अगर I धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है तो I धारा इसमें भी होगी, I धारा इसमें भी होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। अब हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने ओम के नियम से पढ़ा है कि I बराबर होता है आपका V/R। यहाँ पर लिख लीजिए ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से तो आपने ये पढ़ा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा I का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है, और उस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, यानी वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। और वैद्युत प्रतिरोध की अगर बात करें कि वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, तो वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले अवरोध को हम वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये आपकी वन लाइनर डेफिनेशन हो गई वैद्युत प्रतिरोध की। वैसे तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि विभवांतर और धारा का अनुपात भी प्रतिरोध कहलाता है। तो हमने इसी रिलेशन से I = निकला V/R। तो यहाँ से देखिए अगर हमें धारा की गणना करनी है तो हमें सबसे पहले इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध पता होना चाहिए। तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R = R1 + R2। पता है ना सभी को, R1 की वैल्यू है 806 और R2 की वैल्यू है 484। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R = 806 प्लस का 484, यानी आपको यहाँ से मिल जाएगा 1290 ओम। कितना मिल जाएगा 1290 ओम। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 1290 ओम। अब वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे I = क्योंकि यहाँ पर विभवांतर आपको दिया गया है 220 वोल्ट, रख दीजिए। इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आया वो आपका आ गया 1290 ओम। ये 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर I = आपका हो जाएगा 22 बटे में 129, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप डिवाइड करोगे तो I = आपको मिल जाएगा 0.17 एम्पियर, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब इसी क्रम में हमारा अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर, और ये न्यूमेरिकल हमारे इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है, यानी इस क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल में बताया जा रहा है कि एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा हो तो उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ये प्रश्न आपके 2015 में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको प्रतिरोध फाइंड करना, उसके बाद प्रवाहित धारा की गणना करनी है। तो आप पहले भी धारा की गणना कर सकते हो, उसके बाद प्रतिरोध की गणना कीजिए। आपको मिला के दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया, वाट यानी आपको क्षमता दी गई, क्योंकि वाट सामर्थ्य का मात्रक होता है। ये न्यूमेरिकल नंबर हमारा 6 होगा। P = आपको दिया गया है 100 वाट, लिख लीजिए 100 वाट। और उसके बाद इन्होंने क्या बताया, उसके बाद इन्होंने बताया कि 220 वोल्ट अंकित है, यानी विभवांतर आपको दिया गया है 220 वोल्ट का विभवांतर दिया गया है। इन्होंने कहा है कि जब ये बल्ब जल रहा हो तो इसका प्रतिरोध और इसमें प्रवाहित धारा की गणना
कीजिए। तो आई इक्वल टू आपको फाइंड करना है और आर इक्वल टू आपको फाइंड करना है। आप सूत्र पढ़े हो कि पी इक्वल टू आपका होता है वी आई, ठीक है, विद्युत सामर्थ्य की परिभाषा से हमने पढ़ा है P बराबर वी आई। तो यहाँ से I इक्वल टू निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा P अपान में V मिल जाएगा। देखिए I को रोक लिया, V आपका आ गया P के बटे में। तो देखिए P का मान कितना दिया गया है 100 और बटे में V का मान कितना दिया गया है 220 वोल्ट। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंची 10 और ये आपका हो जाएगा 11, यानी 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। I इक्वल टू आपको मिल गया। अब उसके बाद आपको प्रतिरोध की गणना करनी है। तो लिखिए आप तथा R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हमने ओम के नियम से पढ़ा है R इक्वल टू होता है V अपान I, मैंने अभी आपको बताया ओम का नियम। V की वैल्यू कितनी है आपकी 220 अपान में I की वैल्यू कितनी है आपकी, अभी हमने फाइंड किया 5/11, ये 11 ऊपर चला जाएगा तो 220 गुणे में 11 बटे में 5, ठीक है। इसको आप काटोगे 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 11 चौक 44, हासिल आया 4, 11 चौक 44, 44 और 4 48, 484 ओम। ये आपका हो जाएगा प्रतिरोध। तो ये आपकी इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अब एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को और होमवर्क के तौर पर दूंगा और इस प्रकार आप लोगों के इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल सभी तक बोर्ड एग्जाम पूछे जा चुके हैं वो सारे न्यूमेरिकल समझ जाएंगे। अगला न्यूमेरिकल देखिए आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है, इसका आंसर हमें तत्काल कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, ठीक है। पूरा प्रयास कीजिए आंसर देने का, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रयास करोगे आपका नॉलेज उतना ज़्यादा ही बढ़ेगा, ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा प्रिपेयर हो जाओगे जितना आप क्वेश्चन पर मेहनत करोगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध क्या है 44 ओम है और इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है। प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर P की गणना करनी है, ठीक है, यानी सामर्थ्य की गणना करनी है। यही सामर्थ्य वाला सूत्र लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।